हम लोग टेरिडोफाइटा पढ़ रहे थे, अब हम लोग आएंगे जिम्नोस्पर्म पे। देखिए फिर से बता रहा हूँ, पहले मोनेरा पढ़ा, फिर प्रोटिस्टा पढ़ा, फिर फंजाई। 3 चीज पढ़ने के बाद हम प्लांट पे आ गए। प्लांट में हमने पहले क्या पढ़ा, एल्गी, शैवाल, फिर हमने क्या पढ़ा, ब्रायोफाइटा, फिर हमने क्या पढ़ा, टेरिडोफाइटा, और लास्ट में क्या पढ़ा हमने, पढ़ने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। आपका प्लांट जगत खत्म हो जाएगा, यानी कि पादप जगत खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करेंगे, या तो जूलॉजी ही शुरू करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी, या तो शुरू करेंगे मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। या तो इसको पढ़ाने के बाद जूलॉजी पढ़ाऊं मैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी वगैरह, जिसमें पूरा पढ़ेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, या ब्लड सर्कुलेशन, या नर्वस सिस्टम, ये सब। या तो हम पढ़ेंगे प्लांट के बाहरी आवरण, प्लांट बाहर से कैसे दिखता है, पत्ती देख के हम बताएंगे कैसा है, फ्लावर देख के हम बताएंगे कैसा है, ठीक है। ये भी है इंटरेस्टिंग में, मतलब हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे तो हम मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी पढ़ेंगे, और जब हम ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, अपने बारे में या जानवरों के बारे में, तो उसको पढ़ेंगे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसमें डाइजेशन आता है, सर्कुलेशन आता है, ऑर्थोपेडिक, ऑर्थो आता है, हड्डी वगैरह के बारे में आता है, तंत्रिका तंत्र भी आएगा, हिंदी में बता दे रहा हूँ, और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी आएगा। क्या बे? तो जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म, देखिए जिम्नोस्पर्म में जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, नेकेड जब मैं बोल रहा हूँ, और सॉरी स्पर्म का मतलब होता है सीड। नेकेड मतलब हुआ कि जो सीड किसी अंडाशय से ना गिरा हो। असल मायने में जिम्नोस्पर्म उसे कहते हैं जिसके पास ना तो अंडाशय है ना ही फल है। जब मैं बोल रहा हूँ ना तो अंडाशय है ना ही फल है, यानी कि ना तो उसके पास भित्ति है जो अनाफल है। आप बोलोगे फल नहीं है, अंडाशय नहीं है, तो बीजाणु तो होगा ना। जैसे कि अभी किसी ने पूछा था कि बीजाणु, बीजाणु है, बीजाणु को कवर करने वाले ना तो अंडाशय है और ना ही क्या है बेटा, फल है। जैसे सेब होता है, तो सेब का भित्ति खाते हो ना बाहर वाली आप, कि ऐसा है कि सेब का बीज ही खा लेते हो? हाँ, कभी कभी खा लेता है, ठीक। नाम नहीं लेना ना। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, तो सेब, सेब होता है जो, उसका बीज तो खाता नहीं, तो बीज जो है उसके बाहर आवरण से ढका हुआ है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है बेटा, जिम्नो मतलब होता है नेकेड, और सीड, इसको मतलब सीड, मतलब ऐसा बीजांड जो किसी भी अंडाशय की भित्ति से ढके नहीं होते। बीजांड है लेकिन वो अंडाशय की भित्ति से ढके नहीं है। अच्छा, दूसरा चीज, अगर हम जिम्नोस्पर्म को जिसमें पढ़ते हैं, मतलब जिम्नोस्पर्म को स्टडी करना, वो कहलाता है क्या, जिम्नोस्पर्मेटोलॉजी। मतलब हम एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम सिर्फ जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं, ओके। दूसरा सबसे चीज, इसका जो मुख्य पौधा होता है ये जड़, तना, पत्ती में विभाजित होता है। इसके पास तीनों होते हैं, बस इंटरेस्टिंग चीज याद रखिए, इसके पास जड़ की जगह क्या होता है, टैप रूट, मूसला जड़। अभी मूसला जड़ क्या होता है, जैसे जैसे ये जड़ है, ये मेन जड़ हो गया, ये क्या हो गया, ये मेन जड़ हो गया, ठीक है। इस जड़ से और भी जड़ें निकलेंगी, ऐसे ऐसे और जड़ें निकलेंगी, तो इसको बोलते हैं टैप रूट। क्या बोलते हैं, टैप रूट। हिंदी में बोलते हैं मूसला जड़। मतलब इसके जो है मेन रूट से कई सारे रूट निकल जाएं और एक जाल की तरह स्ट्रक्चर बनाए, उसको बोलते हैं मूसला जड़। क्या बोलेंगे, मूसला जड़। जैसे बोलो, मक्के का पेड़ देखे हो, मक्के पेड़ पे जो जड़ देखते हो तुम लोग बाहर का, सपोर्टिंग जड़, अबे मक्के पेड़ उठा देखो कैसे होता है, देखा है ना। हाँ, तो वो कहता है टैप रूट होता है, ठीक है, गुड। तो रूट से जो है कई सारे ब्रांचेस निकल जाएं, उसको क्या बोलेंगे, टैप रूट या मूसला जड़। अच्छा ठीक है, आगे देखो। अच्छा, इसे कहा क्यों जाता है नग्न जी, क्योंकि इसके पास क्या है, अभी बताया था मैंने आपके पास, इसके इस भाई साहब के पास ना तो अंडाशय है ना ही क्या है, फल है, दोनों ही नहीं बनते, इसलिए इसको क्या बोला हमने, नेकेड बोला। क्या बोला, जिम्नोस्पर्म बोला, ठीक। फिर हम बोलते हैं इसमें क्या होता है, जब हम नेकेड बोल रहे हैं, अच्छा ऐसा नहीं है कि निषेचन से पहले बेचारे ढके थे तो निषेचन के बाद अलग होगा, नहीं, निषेचन से पहले भी और निषेचन के बाद भी, दोनों ही केस में ये खुले रहते हैं, नेकेड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि निषेचन से पहले भाई साहब इसके बीजांड किसी अंडाशय में थे और निषेचन के बाद नहीं है, नहीं, दोनों ही कंडीशंस में बेचारे खुले ही रहते हैं, ठीक है, खुले ही रहते हैं। अगला चीज क्या है इसमें, जिम्नोस्पर्म में मोस्टली क्या होता है, मध्यम मध्यम मतलब मध्यम साइज के प्लांट होते हैं, बड़े बड़े प्लांट भी होते हैं,
कुछ झाड़ियां भी होती हैं, उसी में नाम है सुकोया का, ठीक है, क्या बोलते हैं, सुकोवा। देखिए जो ये होता है सुकोविया या सुकोवा जो भी बोल लीजिए, इसको जायंट रेडवुड बोलते हैं। ये जिम्नोस्पर्म का सबसे ऊंचा वृक्ष है। सुकोविया बोलो या कुछ भी बोलो, या इसका दूसरा नाम है जायंट रेडवुड। ये जो है जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा वृक्ष है, इससे बड़ा जो वृक्ष नहीं होता, ठीक है। अब मैं इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, ये देखिए, ये भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट कि भाई निषेचन से पहले भी नहीं होता, निषेचन के बाद भी नहीं। अच्छा, इन दोनों की बात कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास दो फेमस एग्जांपल है, एक है साइकस, एक है पाइनस। दोनों ही जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है, साइकस और पाइनस। और अगर आप साइकस में देखें तो इसके अंदर कोलोराइड रूट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोलोराइड रूट। असल में क्या होता है, साइकस के जड़ के अंदर कौन पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया। कौन पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया। उस साइनोबैक्टीरिया के होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? कोलोराइड रूट्स बोलते हैं, कोलोराइड रूट्स। और ये क्या करता है साइनोबैक्टीरिया? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। पहले ही बता चुके हैं ये। तो साइकस के अंदर कौन पाएगा? कोलोराइड रूट। कोलोराइड रूट क्या होता है? जब साइकस के रूट के अंदर साइनोबैक्टीरिया पाया जाए, ओके। और पाइनस में पाया जाता है माइकोराइजा। क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर रूट के अंदर फंजाई पाया जाता है। तो जब किसी रूट के साथ साइनोबैक्टीरिया जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं अपन कोलोराइड रूट, और अगर फंजाई जुड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? माइकोराइजा। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, हर बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। अच्छा, अगला चीज कि कैसे हो सकते हैं, तो जिम्नोस्पर्म या तो शाखा युक्त हो सकते हैं या बिना शाखा के। अगर हम बोल रहे हैं शाखा युक्त तो उसमें पाइनस और सिड्रस का नाम आता है, और जो शाखा नहीं है उसमें साइकस का नाम आता है। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ प्लांट, बहुत मस्त प्लांट होते हैं, ठीक है। ऐसे पत्ती की बात कर ली जाए तो एक पत्ती सिंपल होती है, एक होती कंपाउंड, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज इंपॉर्टेंट, जो साइकस की पत्तियां होती है ना, ये कई वर्षों तक ऐसी बनी रहती हैं, कई वर्षों तक। साइकस की अगर आप पत्ती देखेंगे तो साइकस की पत्तियां जो होती हैं कई वर्षों तक ऐसे ही बनी रहती हैं, ठीक है, कई वर्षों तक बनी रहती हैं। जब मैं बोल रहा हूं कई वर्षों तक बनी रहती है, मतलब कितना ही तेज धूप हो जाए, कितना ही तेज आर्द्रता हो, कितना ही तेज हवा चल रहा हो, इन सबको बर्दाश्त करने की क्षमता किसमें होती है? साइकस के पत्तियों के अंदर। किसमें होती है? साइकस के पत्तियों के अंदर। ये है साइकस प्लांट, देखिएगा, दिख रहा है आपको साइकस? देखिए ये साइकस प्लांट है, दिख रहा है साइकस? इस साइकस में जो पत्तियां है ना, इनके अंदर बहुत क्षमता है, ये इतनी क्षमतादार होती हैं कि कितना तेज धूप हो रहा हो, कितना तेज क्या हो रहा हो, सब में क्या है, इनको सहन करने की क्षमता होती है, ठीक है। अब ये वाला पाइनस है, ये पहाड़ों पे अक्सर बहुत ज्यादा मिलता है, ये पाइनस है, ठीक है। ये पाइनस में फीमेल कौन है, ये बाद में जाकर नए प्लांट बनाते हैं, ठीक है, अब उसको पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, इसकी पत्तियां जो है कई सालों तक रहती हैं। क्यों? क्योंकि ये अत्यधिक ताप को झेल सकती हैं, कम आर्द्रता को झेल सकती हैं, तेज हवाओं को सहन कर सकती हैं, इन सबको सहन कर सकते हैं। इसलिए साइकस की जो पत्तियां हैं वो कई वर्षों तक बनी रहती हैं, कई वर्षों तक बनी रहती हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, जहां पे ये रहते हैं पत्ती जब इसकी गिर जाती है तो स्लाइडिंग का काम करती है, बाद में बताएंगे। चलो, कुछ होते हैं बेटा शंकुधारी पौधे। अब ये शंकुधारी क्यों होते हैं? इनके प्लांट शंकुधारी होता है क्योंकि बर्फ पड़ती है, बर्फ पड़ती है तो पौधे ऑटोमेटिक ऐसे झुक जाते हैं। जब पौधे ऑटोमेटिक झुक जाते हैं तो अपने आप को ऐसे अपने हिसाब से ऐसे शंकु समझ में, शंकु ऐसे होता है ना, उसके सारे पैर, पत्तियां और तना ऐसे हो जाती है शंकु की तरह, कि ताकि ऐसे हो जाएंगी तो बर्फ पड़ेगा तो उस पर रुकेगा नहीं। अच्छा, जब बर्फ पड़ रहा है तो कमी क्या है, यानी वाटर की कमी होगी बेचारे की, बर्फ में कहां से पानी पाएगा, ये तो ना कि बर्फ है तो पानी पानी मिल जाएगा। तो होता क्या है, इसकी पत्तियां सुई जैसी हो जाती हैं, सुई जैसी हो जाती हैं, और इनके पास थिक क्यूटिकल, एक बहुत ही मोटी लेयर होता है, थिक क्यूटिकल, और उसी मोटी लेयर में रंध्र धसे होते हैं। रंध्र जो सांस लेते हैं बेटा, वो रंध्र धसे हुए रहते हैं। और रंध्र का काम जानते क्या होता है? ये जल की हानि को कम करता है, ठीक है। रंध्र वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं शायद हिंदी में, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन में जब, देखो मैं बताता हूं, जहां जहां पानी की कमी होगी, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे सबसे ऊपर पहाड़ों पे जहां बहुत सारी बर्फ पड़ रही हो, जहां जहां, मेरी बातों को ध्यान से नोटिस करना, जहां जहां पानी की कमी होगी वहां वहां पौधे अपनी पत्तियों को
कांटे में बदल लेते हैं और उनका तना पत्ती के रूप में हो जाता है। फिर से बोलो, जहां जहां पानी की कमी होती है वहां वहां मोस्टली पौधे अपनी पत्तियों को कांटे में बदल देते हैं और उनका तना क्या हो जाता है, पत्ती के रूप में हो जाता है। और उनके स्ट्रक्चर में बदलाव क्या होता है, संरचना में उनके पास एक मोटी सी थिक क्यूटिकल की लेयर आ जाती है और उसके अंदर रंध्र क्या होते हैं, धसे होते हैं। और रंध्र का काम यह है कि कम से कम ट्रांसपिरेशन करना, यानी कम से कम वाष्पोत्सर्जन करना। ठीक है, तो ऐसे इसके साथ भी है, ऐसे आप जितने भी देखेंगे सबके साथ है। अच्छा, दूसरा लास्ट है, मतलब और भी चीजें हैं। जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं। विषम बीजाणु मतलब मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं माइक्रोस्पोर और एक को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर, और एक को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में मैंने कहा था बीजाणु दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, एक होता है सूक्ष्मजीवी, एक होता है महाबीजाणु। सूक्ष्मजीवी को बोलते हैं मेल, महाबीजाणु को बोलते हैं फीमेल। ये मेल, ये भाई क्या है, फीमेल। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये जिस पे उगते हैं वो उसको स्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया। ये जो बीजाणु, सभी बीजाणु जो भी होते हैं वो स्पोरेंजिया के पास उगते हैं और ऐसे सर्पिला आकार के होते हैं। ठीक है, कभी भी आप प्लांट देखेंगे इसके तो ऐसे सर्पिला आकार में अरेंजमेंट होता है इनका। सर्पिल समझते हो, स्प्रिंग की तरह समझो। ठीक है, हमने कहा कि बीजाणु जो होते हैं क्लोरो स्पोरोफिल पे होते हैं और स्पोरेंजिया में बनते हैं। स्पोरेंजिया की जगह है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इनका चाहे मेल गैमेटोफाइट हो चाहे फीमेल गैमेटोफाइट्स हो, दोनों को दोनों स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। अगर आप वहीं दूसरी तरफ ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा की बात करते थे, वो स्वतंत्र थे, वो स्वतंत्र रूप से थे, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं होते। ये क्या होते हैं, ये स्पोरेंजिया के अंदर ही बनते हैं। लेकिन ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में ऐसा नहीं था। एक सवाल ये भी बनेगा। ठीक है, तो क्या बोला हमने कि ये जो बीजाणु होते हैं वो स्पोरोफिल पे होते हैं और स्पोरोफिल क्या होते हैं, सर्पिलाकार में व्यवस्थित होते हैं। और जब सर्पिलाकार में व्यवस्थित होते हैं बेटा तो ऐसे कोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोन। होता कैसे, इनको ऊपर ऐसे ऐसे घूम के आएंगे ना, ऐसे पीछे, तो पीछे को तो बना नहीं सकता मैं, ऐसे फिर ऐसे पीछे से ऐसे फिर ऐसे पीछे से ऐसे, और इसको ऊपर ऐसे होते हैं स्ट्रक्चर। ये सर्पिलाकार में ऐसे अरेंज होते हैं, इसको कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोन। अगर दूर दूर है तो बोलेंगे भाई लूज है, यानी ढीले वाले हैं, और पास पास है तो बोलेंगे सघन है। ये कोन होते हैं, ऐसे होते हैं। अब क्योंकि हम इसके पीछे वाला हिस्सा तो बना नहीं रहे हैं, तो इस तरह से ऐसे पीछे की तरफ से ऐसे होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कोन। ठीक, अभी मैं आपको अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ऐसे समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये कोन दिख रहा है आपको, ये कोन देखो आप ध्यान से। इस कोन में कैसे अरेंजमेंट है, ऐसे ना पूरा, तो हम इसको पीछे से थोड़ी ना बना सकते, अब एक ही वनडी में है तो ऐसे तरीके से हमने बनाया इसको। ठीक है, अगला देखिए इसमें। अच्छा, ये जो क्या हो सकता है, अगर ज्यादा नजदीक नजदीक है तो उसको सघन बोलेंगे, दूर दूर है तो ढीले को बोलेंगे। ठीक, आगे बोला हमने, जो सूक्ष्म बीजाणु धानु है, यानी कि जो मेल वाला है, जो सूक्ष्म बीजाणु धानु होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रोबिला बनाता है। क्या बनाता है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलस। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो सर्पिला आकार में जो इकट्ठा हो रहे हैं, अगर वो मेल वाले हैं, मेल वाले चारों तरफ से इकट्ठा हो रहे हैं, वो जो कोन बनेगा उस कोन का नाम होगा माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलाई। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलाई। ठीक है, जिसको हम लोग मेल कोन भी कहेंगे। क्या बोलेंगे, मेल कोन। यानी कि मेल माने क्या होता है जी, मादक, नर, नर। ठीक है, आगे है कि सूक्ष्म बीज, अब देखो माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलाई है, इसी के अंदर क्या होता है, सूक्ष्म बीजाणु जो होते हैं मेल गैमेटोफाइट विकसित होते हैं। विकसित होकर क्या होता है, अब ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, लेकिन ये कुछ कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसको बोलते हैं परागकण। क्या बोलेंगे, परागकण। परागकण यानी किसको बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। अब नोटिस करिएगा, अब ये पॉलन ग्रेन है ना, आप बोलोगे सर जी पॉलन ग्रेन, जब हवा चलती है तो यही पॉलन ग्रेन उड़ के जाएगा मेगा स्पोर पे, फीमेल गैमेटोफाइट्स के पास। ठीक है, और जाके मतलब आर्किगोनिया के पास जाएगा, और आर्किगोनिया के अंदर ट्यूब बनाता है और उस ट्यूब के थ्रू जाता है बेचारा और निषेचन करता है। निषेचन के बाद एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो के बाद क्या बनाएगा बेटा, बीजाणु। हो गया, कहानी खत्म। बीजाणु बनाएगा, हो गया, खत्म। लेकिन समझते क्या है हम, ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जो परागकण है, ये हवा के माध्यम से उड़ के फीमेल प्लांट पे जाएगा। ओके, अभी आगे बताएंगे। अच्छा, देखते हैं। सूक्ष्म बीजाणु में तो कुछ अविकसित होते हैं, कम विकसित होते हैं, और क्या होता है, कुछ कोशिकाओं से बना होता है, इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन या
परागकण। ठीक है, ये परागकण क्या करते हैं बेटा, निषेचन में काम करते हैं, आगे बताया जाएगा। फिर मैंने कहा जो ये तो हो गया मेल का। फीमेल का जो होता है जिसको बोलते हैं हम महाबीजाणुधानी। ठीक है, इसका नाम है मेगा स्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलाई। इसका माइक्रो था, इसका क्या है, मेगा था। इसको मेल बोले थे तो इसको फीमेल बोलते थे। अच्छा, इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है बेटा एक महाबीजाणु जिसको बोलते हैं एक मेगा स्पोर। और ये मेगा स्पोर आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट्स बनाता है, जो या दो से अधिक आर्किगोनिया होता है। अब याद रखना, आर्किगोनिया कहां कहां बन रहा था, टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में। बट एक चीज यहाँ पे डिफरेंस है, बोलेंगे क्या सर, वो ये ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा के अंदर आर्किगोनिया फीमेल था, लेकिन वहां एंथीडिया भी था। याद है, एंथीडियम जिसका नाम दिया था वो मेल था। वही एंथीडियम जो पानी की सतह से तैरता है और फिर जाता है निषेचन करने के लिए। बट पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाट, यहाँ पे एंथीडियम नहीं है, यहाँ पे क्या है, परागगण है, परागकण है, पोलन ग्रेन है। ठीक है, तो देखिए इसलिए मैंने यहाँ लिखा होगा कि दो या दो से अधिक क्या होता है, आर्किगोनिया होता है। ये जिम्नोस्पर्म पे उपस्थित होते हैं, पर क्या नहीं उपस्थित होता, एंथीडिया उपस्थित नहीं होता। आ रहा है समझ में। अच्छा, आपने मेल की बात कर ली, आपने फीमेल की बात कर ली। मेल को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलाई, जिसके ऊपर क्या होगा, परागकण होगा। फीमेल को बोलेंगे मेगा स्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलाई, जिसके क्या अंदर क्या होगा, बीजाणु होगा। ठीक है, या आर्किगोनिया होगा, दो या दो से अधिक। आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, कभी कभी क्या होगा, ये मेल कोन यानी नर शंकु या मादा कोन, क्या बोलते हैं बेटा, मादा कोन, यानी दोनों कभी कभी एक ही प्लांट पे होते हैं और कभी कभी अलग अलग प्लांट पे भी होते हैं। तो हमने क्या लिखा कि नर व मादा शंकु एक ही पौधे पर हो सकते हैं या अलग अलग पौधे पर भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे कंडीशन में, अब जैसे साइकस है, साइकस का एग्जांपल है। साइकस में मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, और साइकस में सही मायने में क्या है, इसके पास वास्तविक मादा शंकु नहीं बनता, वास्तविक नहीं बनता जैसे बनता है स्ट्रॉबेरी में। ठीक है, अब सोचते हैं कैसे कैसे होगा। अब सुनिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने कहा परागकण बना, परागकण हवा के थ्रू आया, हवा के थ्रू जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, सूक्ष्म जीवी धानी से निकलते हैं ये, और क्या बोलेंगे, वायु द्वारा बीजांड तक पहुंचते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सभी जिम्नोस्पर्म वायु परागरित होते हैं। सभी जिम्नोस्पर्म कैसे, तो वायु परागरित, मतलब वायु हवा के थ्रू ही सारे जाएंगे। अच्छा, होता क्या है, अब परागकण जाता है बीजांड के ऊपर, वहां पे पराग नलिका बनाता है। ऐसे ऐसे जाएगा ना, ऐसे ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा, ऐसे ट्यूब। ठीक है, किसके अंदर बना रहा है ये, ऐसे इसके अंदर। ठीक है, क्लास लगा इसके अंदर ट्यूब बनाता है। इस ट्यूब में मेल युग्मक ऐसे आगे जा रहा होता है। ठीक है, मेल युग्मक आगे जाके आर्किगोनियन तक पहुंचता है और यहाँ पे निषेचन करेगा। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ निषेचन करेगा जाइगोट का फॉर्मेशन बनेगा, युग्मनज बनाएगा, और युग्मनज आगे जाके भ्रूण बनाएगा, और भ्रूण क्या बनाएगा, आगे बीजांड बीज बनाएगा। मैं बोल रहा हूँ बीजांड बीज। फिर नोटिस करिएगा, यहाँ पर अंडाशय नहीं बन रहा है, अंडाशय नहीं, ना ही फल बन रहा है। अंडाशय फल नहीं बन रहा है, इसलिए इसको जिम्नोस्पर्म बोल रहे हैं। अरे जिम्नोस्पर्म बोल रहे हैं। फिर से सुनिए, परागकण हवा के थ्रू उड़ता हुआ आएगा, किस पे, सूक्ष्म बीजाणुधानी पे, और वायु द्वारा बीजांड तक पहुंचेगा। जैसे ही बीजांड पे पहुंचा, वहां पे पराग नलिका बनाएगा, नली, उस नली के थ्रू मेल जाएगा, आर्किगोनियम तक पहुंचेगा, वहां निषेचन करेगा। निषेचन के बाद जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट के बाद क्या बनाएगा, एम्ब्रियो और भ्रूण, और यही एम्ब्रियो आगे जाके क्या बनाएगा, बीजांड बीज बनाते हैं। ठीक है, बीजांड बीज बनाते हैं। इस प्रकार से आपका जिम्नोस्पर्म भी समाप्त होता है। क्या होता है, जिम्नोस्पर्म भी समाप्त होता है। अब इसका क्या क्या गुण होगा, क्या महत्व है इसका, आर्थिक महत्व, ये सब हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, बात खत्म हो जाएगा, और इस तरीके से समाप्त हुआ। और कल क्या चलेगा, एंजियोस्पर्म चलेगा। ठीक है।